सैमसंग S23 अल्ट्रा है, जो कभी कभी लोगो आ रहा है, कभी कभी नहीं आ रहा है, कभी कभी फ़ोन पूरा वर्किंग हो जा रहा है, कभी कभी ऑन हो रहा है, कभी कभी कंप्लीट चल रहा है। डायग्नोस किया है मैंने, बूटिंग इसका अभी स्टक था, फिलहाल लोगो वगैरह कुछ नहीं आ रहा था। प्रॉपरली चेक करने के बाद CPU का डाउटफुल है, तो CPU पे किसी ने हीट भी अप्लाई कर दी थी। सबसे पहले CPU रिबॉल्व करना है तो ग्लू उसका नॉर्मल सा ही दिखाया हुआ है, तो थोड़ा सा ग्लू एक बार ग्लू कटर से एक बार ट्राई करके काट सकते, जिसमें ग्लू दिख नहीं रहा है लेकिन थोड़ा बहुत ग्लू तो रहता ही रहता है, सैमसंग का फ़ोन है। तो ग्लू काटने के लिए मैंने 260 और 60 पे टेम्परेचर रखा हुआ है ग्लू थोड़ा सा। पतली नोजल यूज़ की है, क्विक 861 है ये बार, और बार 2008 थी, अभी 2008 है। वापस CPU उठाने के लिए, CPU उठाने टाइम CPU और रैम के लिए 360 रखा हुआ टेम्परेचर। 0.5 mm की नोजल है, जिसमें CPU ब्लेड थोड़ी फोल्डेबल यूज़ करनी ज़्यादा बेटर है, ताकि कोई भी IC डैमेज ना हो। ब्लेड डैमेज हो जाएगी वो चलेगा, लेकिन रैम और CPU डैमेज नहीं होने चाहिए। शील्ड मुझे नहीं काटना था, इसलिए ये ब्लेड का मैंने यूज़ किया हुआ है। क्विक की 2008 गन CPU और रैम के लिए सेफेस्ट गन है, जो स्प्रिंकल फ्लो करती है, वो गन से बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। CPU उड़ चुका है पूरा, हाँ CPU निकल गया है, कोई लैग वगैरह मेरा मिस नहीं हुआ है। जिसमें पेस्ट डाल के अभी जो बोर्ड के ऊपर PPD है उसे लो मेल्टिंग करने के बाद गुडविक का यूज़ करना है। तो मैंने रोजिन और पेस्ट दोनों मिक्स करके इसमें मिक्स किया हुआ है। शोल्डर बॉल से मैं खाली लो मेल्ट कर रहा हूँ, और थोड़ा बहुत मेरा ग्लू भी कट जाएगा उसमें। उसके बाद रोजिन घुमा देना है। कॉर्नर पे खास यही ध्यान रखना है कि आपका कोई भी पार्ट इसमें ना हिल जाए। अगर पार्ट कोई भी हवा में आ जाएगा तो ये फ़ोन डेड पे भी जा सकता है। ये फ़ोन में कॉर्नर पे फिंगरप्रिंट की ऐसी दी गई है कि जो जल्दी से ड्राई शोल्ड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं उसमें। ड्यूल टोन गुडविक का मैंने यूज़ किया हुआ है। ड्यूल टोन गुडविक से मेरा नीचे का पेस्ट भी कट जाएगा, बॉल की सरफेस भी एक लेवल पे आ जाएगी, तो ब्लेड वगैरह ज़्यादा घिसनी नहीं पड़ेगी आपको। इसमें ना तो तार वाला ब्रश वगैरह कुछ भी यूज़ करना है, और ना ही कोई शार्प चीज़ जिससे आपके बोर्ड पे स्क्रैच आ जाए। ये ड्यूल लेयर बोर्ड है, जो आपको बाद में लेयर चेंज करने में बहुत दिक्कत आ जाती है। ड्यूल टोन गुडविक से मैंने पहले तो जो कुछ भी उसके पेस्ट और मिक्स अपना फ्लक्स और वो सब कचरा वगैरह मिक्स था वो पहले निकाल देते। ड्यूल टोन गुडविक से साफ करने से थोड़ा बहुत पेस्ट वगैरह सब मिक्सअप हो चुका था। मेरा कॉटन भी येलो ही हो रहा है। तो अब रोजिन में डिप करके सिंगल टोन यूज़ करना है, ताकि गुडविक कहीं पे चिपके ना, और जितने भी बॉल कॉर्नर कॉर्नर के जो बचे हुए वो प्रॉपरली एक लेवल के हो जाएंगे। रोजिन में मैंने डिप किया हुआ है। येलोनेस जो आ रही है वो रोजिन की आ रही है, जिससे गुडविक कहीं पे भी चिपकेगा नहीं और प्रॉपरली लो मेल्ट कर देगा सबको, और एकदम सरफेस प्लेन लेवल पे ला देगा, जो कि CPU रिवॉल्व करके बिठाने के टाइम पे बेस्ट वे है। शोल्डर का टेम्परेचर मेरा 330 है। गुडविक कंपनी की मैं शोल्डर विक यूज़ करता हूँ, डी शोल्डर वायर। बहुत सारी कंपनी आती है, लेकिन ये सबसे बेस्ट लगी मुझे। और जो कुछ भी बॉल वगैरह जो आपके एक्स्ट्रा कॉर्नर पे बचे हुए बॉल थे वो साफ करने के बाद थोड़ा बहुत 11 नंबर की ब्लेड से, जो मेरे में थोड़ा बहुत पेस्ट बचा हुआ है कंपनी का ग्लू, वो मैं निकाल रहा हूँ। वो निकालना ज़रूरी इसलिए होता है ताकि कॉर्नर पे कई बार CPU
प्रॉपर क्लीन होता है। कॉर्नर पे कई बार पेस्ट वगैरह रह जाता है जिससे सीपीयू प्रॉपर बैठ नहीं पाता है, तो कैमरा या फिर कॉर्नर में कई सारे बॉल टच नहीं होते हो, कभी कभी कैमरा वगैरह की एरर आने लगती है, वापस सेम करके सीपीयू रिबॉल करना पड़ता है। तो बेटर है कि वन टाइम पे नीट एंड क्लीन काम दे दो तो बेस्ट वे हो जाएगा। ज़्यादा सीपीयू पे भी हीट नहीं लगेगी ना तो बोर्ड पे हीट लगेगी। ग्रीन कलर का बोर्ड है, फूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते और ग्रीन कलर के बोर्ड थोड़े लो लेयर के आते हैं, ब्लैक बोर्ड ज़्यादा लेयर वाले बोर्ड आते हैं तो फूलते कम है वो। तो इसमें सीपीयू भी बहुत पतला दिया हुआ है तो बेटर है कि आप वन शॉट में ही काम क्लियर कर दो। सब कुछ क्लियर है बोर्ड पे। अब आती है सीपीयू की बारी। सीपीयू में रैम के पोर्शन पे और सीपीयू के पोर्शन में दोनों साइड पेस्ट है, तो आपको बेटर है कि पहले सीपीयू का पोर्शन का ग्लू साफ कर दो, क्योंकि वो आप लॉक नहीं कर सकते हो। लॉक करने पे हीट अप देने के टाइम पे वो फूल जाता है। हीट मैंने रखी है 300 समथिंग हीट है, एयर है मेरी 60, जिससे स्प्रिंकल फ्लो की वजह से मैं सीपीयू पे कंटिन्यू हीट नहीं दे रहा हूँ। गन को घुमाते ही जाना है, कंटिन्यू हीट नहीं देनी है आपको। पल्स विथ एयर ये कंडीशन में आपको हीट देनी है। कंटिन्यू अगर आप हीट कोई भी एक जगह पे दे दोगे तो सीपीयू फूलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसे सिंगल टोन से खाली जो थोड़ा बहुत मिक्सअप बॉल है वही निकालना है आपको, ज़्यादा घिसना वगैरह नहीं है शोल्डर से। सीपीयू पे गुडविक और शोल्डर बने तब तक यूज़ ना करो तो बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। अब रैम का पोर्शन क्लीन करने के लिए अभी सीपीयू के नीचे कोई ग्लू नहीं है, तो सीपीयू प्रॉपर लॉक हो सकता है। तो प्रॉपर लॉक करने के लिए सीपीयू का पोर्शन एक लेवल पे करना ज़रूरी होता है। अभी रैम के ग्लू काटने के लिए यहाँ पे रिबॉलिंग होने के बाद रैम ऊपर आएगी, तो ये रैम के पोर्शन को पूरा नीट एंड क्लीन एंड एक लेवल पे करना पड़ेगा, तो इसे आप लॉक करने के बाद ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर पाओगे। अब रैम को लॉक करने के बाद शोल्डर आयरन से 330 का टेम्परेचर मैंने रखा हुआ है, वापस मैंने शोल्डर विक को ड्यूल टोन कर दिया है ताकि जो कुछ भी वो बॉल है वो क्लीन भी हो जाए और डार्कनेस जो बॉल के ऊपर रहती है जिसे कार्बन वगैरह बोलते हैं वो कार्बन भी क्लीन अप हो जाएगा। एकदम प्लेन जीरो सरफेस कर देना है, जितना हो सके उतना केयरफुल काम करना है, कोई भी बॉल मिक्सअप ना हो। टेम्परेचर शोल्डर और गन का जितना कम रखोगे उतना बेटर है। अब H77 वाली रैम है तो इसे डैमेज ना हो वो आपको ध्यान रखना है। H77 वाली जो रैम है वो DDR3 है। अगर आप कोई भी अदर साइड से डाल लोगे इसमें रैम तो शायद हो सकता है DDR4 वाली रैम वो हो तो फ़ोन आपका रीसेट पे चला जाएगा। ये खास एक ध्यान रखना है। रैम DDR4 और DDR3 जैसे पीसी में आती है वैसे ही मदरबोर्ड के ऊपर मोबाइल के बोर्ड में आने लगी है। ठीक है, सीपीयू रैम दोनों क्लियर हो चुके हैं। थोड़े बहुत बॉल जो कार्बनिश बचे हुए हैं, आपके पास तार वाला ब्रश रहेगा तो बेटर है, जिससे आप फुल्ली क्लीन अप कर सकते हो उसे। ध्यान यही रखना है कि कभी ब्लैंक ब्रश नहीं चलाना है, ज़्यादा स्क्रैचेस आ जाएगा ब्लैंक ब्रश से। खाली बस लाइट वेट पे ही आपको उसको घुमाना है। अगर आप ज़्यादा उस पर प्रेशर दे दोगे तो वो स्क्रैचेस वगैरह गिरा देगा सीपीयू और रैम के ऊपर, तो लाइट वे ही आपको ट्राई करनी है। पॉसिबल हो तो आप ट्राई ना करो तो ज़्यादा बेटर है। दूसरे भी बहुत सारे ब्रशेस आते हैं लेकिन ये सबसे बेस्ट है। बाकी सब ब्रश में आपको ज़्यादा थिनर से लेकर ज़्यादा प्रेशर के साथ घिसना पड़ता है, इसमें ब्लाइट वेट से भी काम पूरा चल जाता है। ओके, सब क्लियर है। कार्बनिश बॉल भी बहुत कम है, तो प्रॉपर रिबॉलिंग के लिए सीपीयू और रैम दोनों तैयार हुए। एक बार रिबॉलिंग भी कर लेते। रिबॉलिंग करते टाइम आपको खाली बस यही ध्यान रखना है कि आपकी टेंसिल
कहीं से फोल्ड बैंड या तो फिर कचरा वगैरह ना हो, वन शॉट में रिबॉलिंग करना है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सारे बॉल को सेंटर कर दो तो ज़्यादा बेटर वन शॉट में रिबॉलिंग हो जाएगा। रिबॉलिंग करते भी टाइम टेम्परेचर का खास ध्यान रखना है। बड़ा सीपीयू है साइज में तो आपको 300 से 330 तक हीट सीपीयू एक्सेप्ट कर लेगा, जिससे आपके सारे बॉल मेल्ट होके एक लेवल पे बन जाएंगे। ज़्यादा हीट और ज़्यादा एयर इसमें आप रखोगे तो पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि आपके प्रॉपर बॉल ना बने, सब बॉल उड़ने लगेंगे। आपको सीपीयू के ऊपर पूरा नहीं घुमाना है, खाली आगे पीछे ही होना है। सारे बॉल एक लेवल के और प्रॉपरली जगह पे बन जाएंगे। ना तो आपकी टेंसिल फूलेगी ना तो कोई और दिक्कत आएगी। फाइनल टचअप देना ज़रूरी होता है क्योंकि बड़े साइज के सीपीयू में कई कई बार टेंसिल क्रॉस वगैरह हो जाने पे सब बॉल एक जगह पे नहीं होते। ठीक है, रैम भी साथ में रिवॉल्व कर ही लेते ताकि जब सीपीयू लगाने के बाद जब बोर्ड ठंडा हो जाएगा तो बूटिंग चेक करने में भी आसानी हो जाएगी और वो टाइम पे आपको रिबॉलिंग का ज़्यादा टाइम पास नहीं होएगा। जब सीपीयू के रिबॉल होने के बाद ऊपर से आप इजीली पेस्ट लगा के सीधा रैम को लगा सकते। सेम टेम्परेचर पे मैंने रैम को रिबॉल किया हुआ है 300 से 330 क्विक 2008 है, जिसमें एयर ये टाइम पे 30 मैंने रखी हुई है। ओके, रैम भी रिबॉलिंग हो चुकी है। रैम को भी टचअप देना ज़रूरी नहीं होता है लेकिन फिर भी दे सकते हैं आप टचअप देने से सारे बॉल प्रॉपर अलाइनमेंट हो जाते हैं। ठीक है, बोर्ड में बिठा देते हैं। थोड़ा बड़ा सीपीयू है साइज में तो बेटर ऑप्शन ये होता है कि लंबे टाइम तक आपको रिबॉल ना करना पड़े तो रोजिन अप्लाई करो, जिससे सीपीयू की हेल्थ लंबे टाइम तक अच्छी रहती है। रोजिन लगाने के बाद थोड़ा उसको आपको हीटअप करके वेट कर देना है, जिससे सीपीयू आपका प्रॉपर जगह पे चिपका रहे, लिफ्ट ना हो जाए। लिफ्टिंग करने के टाइम पे आपको रोजिन या तो फिर पेस्ट कुछ भी यूज नहीं करना है, जिससे आपका कोई भी पार्ट ना हिलेगा ना फिर मेल्टी जैसा फील होगा। विदाउट पेस्ट सीपीयू मेरा हिल चुका है, इसमें मेरे ट्विजर टच हो गया है, शायद नीचे कचरा था। एक खास ध्यान रखना है आपको, अगर नीचे कचरा वगैरह कुछ भी आ जाएगा तो वो वाला ट्रैक आपका टच प्रॉपरली नहीं होगा। फाइनल टचअप देने के लिए आपको थोड़ा सा ही पेस्ट डालना है। एक साइड से भी पेस्ट आप डालोगे तो चारों साइड से बाहर आ जाएगा पेस्ट। जब चारों साइड से बाहर पेस्ट आ जाएगा तो आपको टचअप की भी ज़रूरत नहीं है। टचअप प्रॉपर देने के बाद ही आपको बूटिंग वगैरह चेक करनी है। सब जगह से मेरा भी पेस्ट बाहर आ रहा है तो आप फाइनल टचअप यहाँ से ट्वीजर वगैरह से दे सकते हैं। मूवमेंट हो रही है सीपीयू की। ठीक है, अभी थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने देने के बाद रैम लगा देते हैं। रैम लगाने के लिए आपको वापस से रैम का जो पोर्शन है सीपीयू के ऊपर उसे एक बार क्लीन कर लेना है, क्योंकि आपने वहाँ पे हीट अप्लाई की थी तो हो सकता है बॉल ड्राई शोल्ड हो गए रहेंगे, अरे सॉरी कार्बनिश आ गया रहेगा। यहाँ पे आपको रोजिन या पेस्ट जो भी आप लगा रहे हो उसके सरफेस को प्लेन एक जीरो लेवल पे कर देना है ताकि आपकी रैम लिफ्टिंग ना हो, प्रॉपर चिपक जाए वहाँ पे। आपको वहाँ पे टचअप देने की ज़रूरत नहीं है रैम को। अगर आप टचअप देते हो प्रॉपर तरीके से तो ही बेटर है, वरना ये सीपीयू के साथ भी हिल सकता है। यहाँ पे नोच कट पॉइंट दिया हुआ है जो रैम और सीपीयू में दोनों में आपको मैच करके वहाँ पे लगा देना है। जब पॉइंट मैच करके आप लगा दोगे तो ही आपका रैम आगे बूटअप देगा, वरना रैम का बूटिंग लो हो जाएगा। हवा अब वो जगह से आपको देनी है ताकि कहीं पे बोर्ड पे ना अप्लाई हो। जैसे ही हवा सीपीयू या फिर जो आईसी आप लगा रहे हो उस पर लगने के बाद सीधा बोर्ड के बाहर ही निकल जाए तो ज़्यादा बेटर लाइफ रहती है बोर्ड की। अभी पेस्ट मेरा वो साइड से भी बाहर आ चुका है तो एक बार टचअप देके चेक कर सकते हैं। ओके पूरा ठीक है। अभी बोर्ड को फिटिंग करके चेक कर लेते हैं। पहले लोगो ही कभी कभी आ रहा था बैटरी वाला, परसेंटेज नहीं आ रहे थे। हाँ ये लोगो आ रहा था, लेकिन थोड़ा वेट करते हैं, हो सकता है बैटरी भी लो हो सकती है इसकी।
बड़े सेटों में सीपीयू भी बड़ा आता है, जिसे खास ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ा बोर्ड अभी भी गर्म है, इसलिए शायद चालू नहीं हो रहा है। नहीं, हो चुका है, परसेंटेज भी आ चुका है, फर्स्ट लोगो सेकंड लोगो भी आ चुका है। ये सैमसंग कंपनी के नए अपडेट में इसे सेकंड लोगो बोला जाता है। फर्स्ट लोगो इसमें सैमसंग नाम लिख के ही खाली आता है। कस्टमर का कहना यह भी था कि इसमें सबसे पहले आईएमईआई उड़ गए थे, बाद में ये सब प्रॉब्लम आ गई थी। तो एक बार कॉलिंग कैमरा वैमरा सब कुछ लगा के एक बार चेक कर लेते। टच वगैरह सब कुछ चल रही है, डिस्प्ले वगैरह आईएमईआई टच भी चल रही है। तो एक बार कैमरा वगैरह फिटिंग करने के बाद कैमरे भी चल रहे हैं, आईएमईआई भी आ रहा है इसमें, फ्रंट कैमरा भी ओके, टाइपिंग भी सब ओके, आईएमईआई भी पूरा कंप्लीट, नेटवर्क भी ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।